Hello, students. Good morning. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सेकेंड टर्म के सिलेबस में जियोग्राफी का चैप्टर 4, 5, 6 कंप्लीट किया है। आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हमने 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किया है और आवर पास हिस्ट्री का हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 7। ये कुछ बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो हम कुछ स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 है हमारा, क्योंकि हमारे सिलेबस से आपके पास 2 बुक होंगे आवर पास्ट की। फर्स्ट पार्ट से जो 6 चैप्टर था उसको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है और सेकंड पार्ट का 9 या 10 चैप्टर हमारे सिलेबस से 10 चैप्टर को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस कारण हमारे सिलेबस के टोटल 10 चैप्टर अब हमारे पास हैं जो हमने अपने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं और चैप्टर इसके कारण हमारे जो चैप्टर टोटल है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 रहे हैं। 5 हम फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग कर चुके हैं और अभी लास्ट के जो 5 है वो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे सेकंड टर्म में हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 8 है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, जिस बच्चे के पास जो भी बुक है तो इस लेसन के अकॉर्डिंग ध्यान दे। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। किसको सभ्य बनाना? देसी जनता को। नेटिव होती देसी जनता कौन थी? भारत की जनता थी। एजुकेटिंग द नेशन, राष्ट्र को शिक्षित करना, शिक्षा देना। तो शिक्षा देने की जो ड्यूटी थी वो किसने की थी स्टार्ट? ये ब्रिटिश ने की थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य किए गए थे। वो कैसे किए गए थे, कब स्टार्ट किए गए थे, ये इसके बारे में हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं लिंग्विस्ट, इसको बोलते हैं भाषा को जानने वाला, किसी लैंग्वेज के बारे में जानने वाला। समवन हु नोज एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जानकारी हो या उसने स्टडी की हो, अध्ययन किया, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। In the earlier chapter, you have seen how British rule affected राजाज, नवाब्स, peasants and tribals। जैसे कि हम पिछले जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर थे उनमें हमने रीड किया और पढ़ा कि अंग्रेजों के द्वारा जो शासन था अंग्रेजों का, उसके द्वारा प्रभाव जो हुआ था किस किस पर? राजाओं पर भी, नवाबों पर भी, किसानों पर भी और जनजातियों पर भी उनका प्रभाव हुआ था। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस लेसन के अंदर हम क्या कोशिश करेंगे समझने की? व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि किन बातों का विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज। भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर। वह न केवल इस एरिया पर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट होता, भू क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना, बल्कि उन रिसोर्सेस पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। रेवेन्यू के लिए, लगान के लिए, टैक्स के लिए वो कंट्रोल करना चाहते थे। न केवल वो हमारे एरिया पर कंट्रोल करना चाहते थे, रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहते, बल्कि हमारे लोगों की जो थॉट थी, सोच थी, उस पर भी वो कंट्रोल करना चाहते थे। दे आल्सो फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दे हैड ए कल्चरल मिशन। तो इस प्रकार उन्होंने एक सांस्कृतिक मिशन चलाने की कोशिश की। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, यहाँ के रहने वाले लोगों को कैसे सिविलाइज किया जाए, सभ्य बनाया जाए। चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज, कैसे यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और जो मान्यताएं हैं उनको बदला जा सके। तो ये सबसे पहले किसने सोचा? ब्रिटिशर ने सोचा कि हम यहाँ की जो जमीन है, एरिया है, यहाँ के रिसोर्सेज हैं, इनको तो कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे हम लगान ले रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ की जनता को भी अपने कंट्रोल में करें। कैसे कंट्रोल में कर सकते थे? उनको एजुकेशन देकर, एजुकेशन में जो वो सिखाएंगे लोगों को वही सीखेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो उनकी बातों को मानेंगे। व्हाट चेंजेस वर टू द इंट्रोड्यूस, क्या बदलाव लाए जाने थे, कौन कौन से बदलाव थे वो? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, कैसे वो भारतीयों को एजुकेटेड करना चाहते थे, सिविलाइज करना चाहते थे। एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स,
और किस प्रकार वह जनता को अपने अकॉर्डिंग अच्छी प्रजा बनाना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग जनता की सोच बनाना चाहते थे। ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू देयर दीज क्वेश्चन। अंग्रेजों को इसका कोई सिंपल जवाब तो नहीं मिला जो उसके क्वेश्चन थे उनके सामने। दे कंटिन्यू टू डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशकों तक वो इस प्रकार डिबेट करते रहे कि एजुकेशन भारत के अंदर दी जाए या नहीं दी जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पर्सन थे उन्होंने ये भी देखा, डिबेट होती रही कि ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या थी ब्रिटिश की स्टार्टिंग, हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, क्या मानते थे एजुकेशन को वो। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट and did and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years। जो पिछले लास्ट के हमारे 200 साल थे उनमें क्या विशेष बात को ध्यान में रखा या सोचा, अंग्रेजों के द्वारा सोचा गया या क्या किया या कैसे किया, किस प्रकार के जो विचार थे एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर उनके जो विचार थे, नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवोल्व इन 200 ईयर्स, जो उनके दिमाग में विकसित हुए थे लास्ट के 200 साल पहले, यानी कि वो हमारे यहाँ 1600 से नियर अबाउट भारत में आ चुके थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन लास्ट के 200 साल जब वो यहाँ पर व्यापार करते करते इन्होंने देखा कि यहाँ के रिसोर्सेज पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे। ये हमने 7th की वावर पास्ट में रीड कर लिया था या हमारी फर्स्ट पार्ट में रीड कर लिया था। तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे लोगों को भी अपने कंट्रोल में किया जाए, कैसे उनकी ये सोच थी जो एजुकेशन को लेकर जो लास्ट के 200 ईयर्स थे उनमें ये विकसित हुई थी। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड to British ideas and how they developed their own views about how Indian was to be educated। तो इस प्रकार वो इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने जो इंडियंस थे जो ब्रिटिश आइडियाज थे उस पर किस प्रकार का रिएक्शन दिया होगा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में अंग्रेजों के जो आइडियाज थे किस प्रकार वो डेवलप हुए थे और कैसे वो भारतीयों को पढ़ाना चाहते थे, कैसे वो भारतीयों को एजुकेटेड बनाना चाहते थे। द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म होता प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद किसको बोलते हैं, जो एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जिनको प्राच्य के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म। अब ये हम स्टार्ट करते हैं 1783 के नियर अबाउट से टाइम पीरियड से। ए पर्सन नेम्स विलियम जोन्स, एक व्यक्ति का नाम विलियम जोन्स है जो कलकत्ता में आए थे। ही हैड एन अपॉइंटमेंट ए जूनियर जज, उसको अपॉइंट किया गया था कलकत्ता के अंदर जूनियर जज के रूप में एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें जूनियर जज के रूप में उसको लगाया गया था विलियम जोन्स को। वो कब भारत आए थे, कलकत्ता कब आए थे, 1783 में। तो सिंपल सी बात है, 1783 में एक व्यक्ति था विलियम जोन्स था जो कलकत्ता में आया था सुप्रीम कोर्ट में एज ए जूनियर जज। एडिशन टू बीइंग एक्सपर्ट इन लॉज, जिसको माना जाता है कि वह लॉज कानूनों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। जोन्स वाज ए लिंग्विस्टिक्स, एक भाषा की जानकारी रखने वाला भी था, अलग अलग भाषाओं की। ही हैड स्टडी ग्रीक, उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज की स्टडी की थी, ग्रीक, यूनानी, लैटिन ऑक्सफोर्ड के अंदर, न्यू फ्रेंच, इंग्लिश एंड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम ए फ्रेंड्स। तो वह सीख रहा था एक फ्रेंड से अरबिक लैंग्वेज भी। आल्सो लर्न पर्शियन, फारसी लैंग्वेज भी सीख रहा था एट कलकत्ता के अंदर। ही बिगन स्पेंडिंग मैनी हावर्स ए डे विद पंडित हु टोट हिम द टाइटल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो वह कई घंटे एक पंडितों के साथ भी स्पेंड करता था, क्या सीखने के लिए, संस्कृत की लैंग्वेज जो थी, संस्कृत लैंग्वेज थी उसको सीखने के लिए, उसकी ग्रामर को सीखने के लिए। तो ये विलियम जोन्स यहाँ दिखा रखा है पिक्चर में, ये बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाला था, इसने बहुत सारी लैंग्वेज की सीखने की कोशिश की, इसने भारत में आकर संस्कृत की लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की थी। पोइट्री यानी कि जो ग्रामर है या पोइट्री है उसके बारे में इसने जानने की कोशिश की थी। सून ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन द लॉज, फिलोसफीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन एंड अदर साइंस। तो इस प्रकार इसने धीरे धीरे यहाँ रहकर
लॉ के बारे में, इंडिया के जो लॉ हैं, वहाँ हमारी जो साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, हमारे कानून के बारे में, फिलोसफी के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में, दवाइयों के बारे में और अदर साइंस के बारे में उसने यहाँ पर स्टडी की थी। जोन्स डिस्कवर्स दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम। जोन्स ने देखा कि उसमें कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे कलकत्ता में उस समय, तो वो भी इन सब लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट ले रहे थे। इंग्लिश में लाइक हेनरी थॉमस, यहाँ पिक्चर दिखा रखी है हेनरी थॉमस की, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। कॉल ब्रुक्स एंड नेथेनियल हॉलहेड, ये नाम है, नेथेनियल्स हॉलहेड एंड थॉमस कॉलब्रुक्स। हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथेनियल हॉलहेड जो क्या सीख रहे थे, डिस्कवरिंग एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज, ये उस मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड फारसी वर्क्स इनटू इंग्लिश। टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टिंग ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। तो इस प्रकार उसने देखा कि खुद जो आया था विलियम जोन्स, उसने यहाँ देखा कि यहाँ के जो अदर अंग्रेज हैं जो यहाँ पर एज ए अधिकारी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक्स और नेथेनियल हेड, ये बिजी थे डिस्कवर करने में, खोज रहे थे जो एंशिएंट हमारी पुरानी जो भारतीय भाषाएं थी उनको सीख रहे थे, जैसे कि जो संस्कृत लैंग्वेज है हमारी उनको सीख रहे थे एंड उनको ट्रांसलेट कर रहे थे, संस्कृत को ट्रांसलेट कर रहे थे किसमें, इंग्लिश में। और इन सब ने मिलकर आपस में एक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। क्या बनाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। उसके बाद में उन्होंने एक स्टार्टेड की थी एशियाटिक रिसर्च, एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। तो इस प्रकार पूछ सकते हैं कि जोन्स ने किसके साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था या बनाया गया था, और या कौन सी जो रिसर्च जर्नल पत्रिका थी जो निकाली गई थी, एशियाटिक रिसर्च थी। तो इस प्रकार ये बातें ध्यान रखना है। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर एल्टीट्यूड टू आवर इंडिया। जोन्स और जो कोलब्रुक्स थे वो भारत में रिप्रेजेंट थे, किसके प्रतिनिधि के रूप में थे, वो एक प्रकार का एटीट्यूड रखते थे भारत के प्रति। दे शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, वो रिस्पेक्ट करते थे हमारे एंशिएंट कल्चर की, संस्कृति की, बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट, भारत और वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता की भी और भारत की भी जो कल्चर थी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। इंडियन जो सिविलाइजेशन थी दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, सभ्यता हैं, उसको पहले हमारी जो हिस्ट्री थी, एंशिएंट पास्ट था, वो एक सुनहरा पास्ट था जो हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड, यानी कि कुछ समय पहले ही ये इसकी इम्पोर्टेंस वो कम हो गई थी, खत्म हो गई थी। जो हमारी एंशिएंट थी वो ग्लोरी थी, अच्छा था हमारा जो इतिहास था, पुराना इतिहास था, हमारी संस्कृति वो अच्छी थी, धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इस भारत को समझने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर and created and legal texts that were produced in the ancient period। तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में जो वहाँ पवित्र और कानूनी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको डिस्कवर करना और उनको समझना बहुत ही जरूरी था। ये किसका मानना था? जोन्स और कोलब्रुक का। फिर उन्होंने देखा कि for only those texts it could reveal the real ideas and laws of the Hindu and Muslim, only a new study of these texts could form of the basis of future development in India। उनका क्या मानना था कि हिंदू और मुसलमानों की जो विचार हैं और उनके कानूनों को इन बुकों के द्वारा ही समझा जा सकता, कि भारत तो उनके अंदर हिंदू और जो मुसलमान हैं इनके जो रूल हैं इनको कब समझा जा सकता है, जब हम इनकी जो रचना है, यहाँ की जो कानून है, विचार है, जहाँ लिखे गए हैं उन बुकों को पढ़कर ही हम यहाँ के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार
जो जोन्स और कोलब्रुक थे वेंट अबाउट डिस्कवरिंग, वो जानना चाह रहे थे, खोज करना चाह रहे थे एंशिएंट टेक्स्ट, हमारी जो बुक थी पुरानी, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनको उनके अर्थ को समझने के लिए, ट्रांसलेट करना उनको, मेकिंग देयर फाइंडिंग नोज टू अदर, या फिर दूसरों को भी इनकी जानकारी देने के लिए दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए। दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था, वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, यह न केवल अंग्रेजों को मदद मिलेगी भारतीय संस्कृति को जानने में, बट इट वुड आल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, लेकिन भारतीयों को भी दोबारा से अपनी जो हेरिटेज है, उनकी जो विरासत है, उसके बारे में भी जानने की, दोबारा अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज, जो उनकी ग्लोरीज गुम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनका जो पास्ट का सम्मान है वो खत्म हो चुका है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा ब्रिटिश वुड बिकम गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज द मास्टर। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा जो ब्रिटिश है भारत की संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों भूमिकाएं निभा सकते हैं, यानी कि दोबारा जो अंग्रेज हैं, एक तो उनके मालिक तो हैं ही, उनके गार्जियंस अभिभावक के रूप में भी उनकी जो ओल्ड ग्लोरी पास्ट है, टाइम है, उसको दोबारा लौटाने में और उनको दोबारा प्राप्त करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, इस प्रकार के कुछ विचारों से मैंने कंपनी ऑफिशियल एर्ग्यूज, कुछ जो अधिकारी थे कंपनी के, उनके द्वारा इनकी एर्ग्यू दी गई थी दैट ब्रिटिश ought टू बी प्रोमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। उन्होंने कहा भी था कि अगर हमने अंग्रेजों को वेस्ट की जो नॉलेज है उसके द्वारा ही हम इसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, भारतीय जो नॉलेज है उसको प्रोमोट कर सकते हैं वेस्टर्न लर्निंग के द्वारा, वेस्टर्न यानी पश्चिमी नॉलेज के द्वारा। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप इनकोरिंग द स्टडी ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। उसने कहा कि अगर हमें कुछ ऐसी संस्थाओं को बनाया जाना चाहिए कि जो भारतीयों के जो पुराने संस्कृत की जो तीस संस्कृति, जहाँ पर संस्कृत पढ़ाए, ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं, ऐसी सेटअप की जाएं जहाँ पर उनकी जो ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत है उसको पढ़ाया जाए। पर्शियन लिटरेचर, जो फारसी का साहित्य है, उनके बारे में बताया जाए, या पोइट्री या कविता पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जा सके। द ऑफिशियल आल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम, वो उन्होंने सोचा कि हिंदू और जो मुस्लिम ought टू बी टोट वुड दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद एंड वुड दे वैल्यू एंड ट्रेजर्स नॉट सब्जेक्ट दैट वर अलाइज टू देम। हिंदू और मुसलमानों को वही शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिससे वो पहले ही परिचित हैं, जो उनकी पहले से ही रिलेटेड है, जिसे वो उसके इम्पोर्टेंस या आदर के भाव से उनको शिक्षा दी जाए, न कि किसी अनजाने सब्जेक्ट को सिखाया जाए। ब्रिटिश होप टू विन प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स ओनली देन कुड द अलाइन रूलर एक्सपेक्ट्स टू रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट। अंग्रेजों की यह राय थी कि केवल देसी जनता का, जो वहाँ के नेटिव्स है, वहाँ के लोगों का दिल जब तभी जीत सकते हैं जब वो जनता है जो उसकी रिस्पेक्ट करेगी, तभी वो उनके अच्छे तरीके से, तभी उनके मालिक बन सकते हैं जब उनकी जनता उनकी रिस्पेक्ट करे। तो जनता रिस्पेक्ट कर जब कब करेगी, जब जो उनके मालिक है, मास्टर है, उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो इस प्रकार एजुकेशन देने के लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट किए गए थे, मदरसे। तो मदरसे क्या थे, अरबिक वर्ड है, अरबी भाषा का एक वर्ड है, प्लेस ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थान, एंड टाइप ऑफ स्कूल ऑफ कॉलेज, किस प्रकार का, जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ शिक्षा दी जाए। With this object in view, मदरसा set up in the कलकत्ता 1781। 1781 में एक सबसे पहले मदरसा बनाया गया था शिक्षा देने के लिए, प्रोमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ, जिसमें अरबी भाषा को, फारसी भाषा को, इस्लामिक भाषा को सिखाया गया था। हिंदू कॉलेज बनाया गया था एस्टेब्लिश बनारस में 1791 में। वहाँ क्या पढ़ाया गया था, स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, वहाँ पर संस्कृत की बुकों को पढ़ाया गया था, यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और ये बताया गया था कि ये हमारे देश के प्रशासन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, या देश का शासन चलाने के लिए कितनी मददगार हो सकती है। तो ये याद रखना, फर्स्ट मदरसा सेटअप किया गया था कलकत्ता के अंदर 1781 में, और फर्स्ट जो हिंदू कॉलेज था, हिंदुओं के लिए जो कॉलेज बनाया गया था बनारस के अंदर 1791 में, जहां पर संस्कृत की जो लैंग्वेज थी उसको सिखाया गया था।
अभी हम यहाँ देखते हैं मोन्यूमेंट्स हैं वारन हेस्टिंग्स का, रिचर्ड्स वेस्टमैकॉट। तो वारन हेस्टिंग्स का स्मारक बनाया गया है, ये दिखाई दे रहा है साइड में। तो इसमें क्या बताया गया है, 1830 में विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता, जो कलकत्ता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल में। इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यू विल नोटिस दैट majestic figure of the Hastings, enthusiastic supporter of the Orientalist, in placed between the standing figure of a Pandit one side and the seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholar to teach them of the vernacular languages and tell them about local custom and laws, then help them translate and interprets ancient texts. Hastings took the initiatives to set up the Calcutta Madrasa, believed that the ancient custom of country Orientals लर्निंग और टू बी बेसिस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान दें। इस पिक्चर में हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जो वारन हेस्टिंग्स का पिक्चर बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि इसके एक साइड में पंडित और दूसरी साइड में ये पंडित है, दूसरी साइड में मुंशी दिखाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रिटिशर थे, ओरिएंटलिस्ट थे, वो क्या सीखना चाहते थे, भारत की अलग अलग भाषाओं को सीखना चाहते थे, और जिसको क्या नाम दिया गया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज के नाम से जाना गया था। कि कुछ लैंग्वेज जो पंडित विद्वान जानते थे उनसे सीखी जाती थी, जो हमारी पुरानी जो लैंग्वेज थी उनके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेज है उनके बारे में सीखने के लिए। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो 3 वर्ड ऊपर दिए गए हैं, सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट क्या है, दोज विद ए स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया, जो एशिया की संस्कृति और लैंग्वेज भाषाओं को सीखने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं ओरिएंटल लिस्ट। मुंशी क्या है, हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन, मुंशी जो फारसी लैंग्वेज को लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है और सिखाता भी, उसको बोलते हैं मुंशी। तो और वर्नाकुलर क्या है, ए टर्म जनरली यूज टू रेफर टू ए लोकल लैंग्वेज और द डायलेक्ट distinct from what is seen as the standard language. In colonial country like India, British used them to mark the difference between the local language of the everyday use and English and the language impartial master. वर्नाकुलर वर्ड का यूज किया जाता है कि उनकी जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारी जो बोली होती है किसी एक स्थान की, जगह की, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे ही भारत क्या था, एक भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में रहने वाला एरिया था, जो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। अभी हम यहाँ देखते हैं, नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर्ड विद व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि जो कंपनी के अफसर थे इन विचारों से सहमत नहीं थे। सभी अफसर ये नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाए, बट मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कुछ बहुत सारे क्रिटिसिज्म थी, जो किसकी आलोचना करते थे, ओरिएंटलिस्ट की, जो एशिया की भाषा और संस्कृति के बारे में जानकारी रखते थे, उनका विरोध कर रहे थे कुछ अधिकारी थे। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो बड़ी गलतियां की गई थी वो क्या थी। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ द लर्निंग। बहुत सारे जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा जो ओरिएंटलिस्ट थी उनकी आलोचना शुरू कर दी गई थी। दे सेड नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। उन्होंने कहा कि अगर आप जो ईस्ट की नॉलेज के बारे में सीखोगे तो यह क्या है, बहुत सारी एरर है, गलतियां हैं, एंड द अनसाइंटिफिक थॉट है, यानी कि वैज्ञानिक तरीके की शिक्षा है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉट सीरियस एंड लाइट हार्टेड, यानी उन्होंने कहा कि जो इधर ईस्ट की शिक्षा का मतलब है भारत की जो शिक्षा है, भारत की जो लैंग्वेज है, भारत का जो ज्ञान है,
वो अच्छा नहीं है, वो वैज्ञानिक तौर से सही नहीं है, ये गलतियों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने इस प्रकार की भारत के लैंग्वेज के बारे में कहा था। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट एंड एनकोरेज द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन लोगों ने दलील क्या दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा के साहित्य के अध्ययन करने को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे वो चाहते थे कि भारत के अंदर एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी थे जो चाहते थे कि यहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च नहीं किया जा सके। जेम्स मिल वाज वन ऑफ देम हु अटैक द ओरियनलिस्ट। जेम्स मिल था जिन्होंने इस प्रकार के जो ओरियनलिस्ट थे उनके बातों पर अटैक किया। ब्रिटिश अफोर्ड ही डिक्लेयर्स। जेम्स मिल ने क्या कहा था कि उनका क्या विश्वास था कि ही डिक्लेयर्स, उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि शुड नॉट टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन ए पैलेस इन देयर हार्ट। तो उसका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग, उनकी भावनाओं के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। ये बातें जेम्स मिल के द्वारा की गई थी। द एम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा देने का एम होना चाहिए, वो टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो यूजफुल हो इंडियंस के लिए या प्रैक्टिकल तौर पे हो। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक और टेक्निकली एडवांस द वेस्ट एमेड्स। उन्होंने कहा कि भारतीयों को टेक्निकल और साइंटिफिक बनाने के लिए अंग्रेजी वेस्ट एजुकेशन देना जरूरी है, रेदर देन विद द पोएट्री एंड ग्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। न कि जो कविताएं हैं या धार्मिक साहित्य की पढ़ाने की बजाय उनको टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज दी जानी चाहिए। 1830 के अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम ए शार्पर, ये और तेज गति से बढ़ गया था, इसका विरोध और ज्यादा हो चुका था। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंस of the such cities critics time was Thomas Babington मैकाले के द्वारा भी इनका विरोध किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। ही सॉ इंडिया एज एन सिविलाइज्ड कंट्री, उसने देखा कि भारत एक सभ्य देश है, नीडेड टू बी सिविलाइज, इसको सिविलाइज करने की जरूरत है, सभ्य बनाने की। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, यहाँ पर ईस्टर्न की कोई ब्रांच नहीं है, शाखा नहीं है नॉलेज देने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। उसने कहा कि हम किस प्रकार पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा यानी कि कोई ब्रांच इंग्लैंड की किसी ब्रांच के साथ कैसे कंपेयर की जा सकती है, किस प्रकार से उसकी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। वो कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकाले, और इस प्रकार से मैकाले के द्वारा पूरी तरह से इसको डिनाई कर दिया गया था दैट ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ ऑफ द वॉल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। तो उसके द्वारा क्या कहा गया कि एक अच्छी मैकाले के क्या द्वारा क्या कहा गया कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय लाइब्रेरी के लिए एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उसने कहा कि पूरे भारत या अरब के अंदर जितनी टोटल लैंग्वेज है, लिटरेचर है, साहित्य है, वहाँ यूरोप की एक लाइब्रेरी का ओनली एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ एजुकेशन यूरोप के देशों की बजाय नाम मात्र की है। He argued that the British government in India stopped wasting public money and promoting Oriental learning for it was no practical use। उसने कहा मैकाले के द्वारा कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा वेस्ट जो कर रही है, शिक्षा देने के लिए जो वेस्ट किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। टाइम और पैसा, टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट करना बंद कर दिया जाए। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, अच्छे ऊर्जा और जोश के साथ मैकाले एम्फेसिस द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने कहा कि अगर हमें यहाँ शिक्षा देनी है तो अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, ताकि लोगों को क्या सिखाया जाए, कौन सी लैंग्वेज सिखाया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियन टू रीड। उसने कहा कि अगर हम इंडियंस को अलाउ कर दें इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, उनके जो अच्छे साहित्य को पढ़ने के लिए वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड, तो वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है, बड़ा उत्पादन किया जा सकता है। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। उसने कहा कि हम जिससे जो वेस्टर्न साइंस है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका विकास और ज्यादा कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थस बी
ए वे ऑफ सिविलाइज्ड पीपल। तो इस प्रकार जो इंग्लिश की शिक्षा देना ही एक रास्ता है लोगों को सभ्य बनाने का। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनका जो टेस्ट है उसमें बदलाव करने का, वैल्यूज का, कल्चर, उनकी संस्कृति, उसमें मूल्यों को बदलने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? इंग्लिश ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। फॉलोइंग मैकाले मिनट्स, तो इस प्रकार जो मैकाले के द्वारा ऊपर बातें दी गई हैं। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस, एक एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसको इंग्लिश एजुकेशन के एक्ट के नाम से जाना गया था 1835 में। डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये डिसीजन लिया गया था कि अगर इंडियंस को एजुकेशन दी जाएगी वो इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए। एंड स्टॉप द प्रोमोशन ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने कहा कि जो एशिया के नॉलेज के बारे में जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनाए गए हैं उनका प्रमोशन करना बंद कर दें, लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड द बनारस संस्कृति कॉलेज। तो इस प्रकार के जो कॉलेज हैं उनका प्रमोशन करना बंद कर दिया जाए। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज द टेम्पल ऑफ द डार्कनेस, उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं हैं वो क्या हैं? अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी गई थी? टेम्पल ऑफ डार्कनेस, अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी जिससे आप अंधकार के और ज्यादा शिकार होते चले जाओगे। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल, तो अब वहां पर स्कूलों के लिए इंग्लिश की किताबें छपनी शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार जो मैकाले के द्वारा अंग्रेजी के बारे में ज्यादा डेवलप करने के लिए लोगों को सभ्य करने के लिए बताया गया था। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। आज हम इतना ही करते हैं, लेसन को अच्छी तरह समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।